So I have started recording. So आज का टॉपिक है मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग जिसको बोलते हैं। है वैसे ये थ्योरेटिकल, लेकिन थोड़ा सा समझाने के पर्पस के लिए हम इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग? जिन्होंने लैब लगाई थी लास्ट टाइम उनको मालूम होगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग में हमने किया था कि लेट अस सपोज आपके पास ये रैम है। रैम में लास्ट सबसे पहले ओएस होगा, फिर सपोज करो प्रोग्राम्स हैं आपके पास, प्रोसेसेस, सॉरी, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेसेस। तो अब जैसे मान लो प्रोसेस P1 CPU के पास एग्जीक्यूट होने के लिए गया। क्लियर? अब ये बाकी प्रोसेस क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं अपनी बारी के लिए। मान लो अब प्रोसेस P1 CPU के पास एग्जीक्यूशन के लिए गया। अब एक्चुअल में होगा क्या कि जब भी प्रोसेस P1 को कुछ टाइम के लिए CPU चाहिए होगा और कुछ टाइम के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ऐसे ही होता है ना। मान लो आपने प्रिंट करवाना है तो आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास कंट्रोल भेजते हो। जब उसको एग्जीक्यूशन देनी है तो CPU की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपका प्रोसेस पूरे का पूरा टाइम प्रोसेस P1 को ही दे, मान लो इसने CPU बर्स्ट टाइम है इसका 3 सेकेंड्स एंड देन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास है 2 सेकेंड्स। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग 3 seconds on CPU, process P1 needs to do input output. ठीक है, तो टोटल कितना है यहाँ पर? 2 seconds के लिए चाहिए। तो क्या P2 उस टाइम के लिए वेट करता जाए? तो ये तो कोई बात नहीं बनी ना। अब यहाँ पर तो ये फ्री हो चुका है CPU आफ्टर 3 seconds, लेकिन P1 की एग्जीक्यूशन अभी बाकी है। तो इस टाइम के लिए जो आफ्टर 3 units of time P2 can execute on this CPU while P1 will execute its input output operation. तो अगर ऐसा होगा तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग। अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखो। सपोज करो डॉक्टर है कोई, वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है। क्लियर? तो अब उसके पास कोई पेशेंट आया, उसने उसको उसका डायग्नोसिस किया, सारा कुछ किया और उसके बाद उसको मेडिसिन वगैरह लिख दी और उसको भेज दिया। क्या वो डॉक्टर जब उसको 1 महीने बाद बुलाया है पेशेंट को दोबारा, तो क्या उतनी देर वेट करता जाएगा? नहीं, वो उतनी देर में दूसरे पेशेंट को देख सकता है जब तक वो मेडिसिन वगैरह अपनी लेगा। तो इसी तरीके से जब एक प्रोसेस को तब CPU की जरूरत ही नहीं, तो उतनी देर में प्रोसेस P2 कैन एग्जीक्यूट ऑन दैट CPU। तो एक्चुअल में होगा क्या, किसी भी प्रोसेस के लिए कभी उसको CPU बर्स्ट की जरूरत है, कभी इनपुट आउटपुट बर्स्ट की, फिर उसको CPU बर्स्ट की जरूरत पड़ सकती है एंड देन इनपुट आउटपुट बर्स्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। तो जब इनपुट आउटपुट की इसको जरूरत है तब आपका प्रोसेस P2 कैन एग्जीक्यूट ऑन दिस CPU। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। यस, इसमें किसी को डाउट हो? सर इनपुट आउटपुट बर्स्ट क्या है? बर्स्ट क्या है कि बर्स्ट मींस टाइम बर्स्ट, के इतने टाइम के लिए, मतलब कि बर्स्ट हो रही है ना थोड़ी थोड़ी इंटरवल्स ऑफ टाइम। बर्स्ट को मान लो आप इंटरवल ऑफ टाइम के CPU बर्स्ट है, तो मतलब इस कुछ बर्स्ट ऑफ टाइम के लिए उसको CPU की रिक्वायरमेंट है। उतने टाइम इनपुट आउटपुट बर्स्ट मींस इनपुट आउटपुट के कुछ टाइम की उसको रिक्वायरमेंट है। तो वो चीज को मतलब टाइम ही है
जो बर्स्ट है। ओके सर, थैंक यू। एनी अदर डाउट? तो अब आपने ये ऐसे ही यहां देख लिया, अब आप स्लाइड पे जाओगे तो उसको समझना थोड़ा इजी होगा। Single user cannot keep CPU and input output devices busy at all times. समझ गए? अगर सिंगल यूजर है या सिंगल प्रोग्राम है, वो सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हर टाइम बिजी नहीं रख पाएगा। क्यों? एक प्रोसेस को कभी सीपीयू बर्स्ट की रिक्वायरमेंट है, कभी इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑर्गेनाइज जॉब्स, यहां पे जॉब्स का मतलब है प्रोसेसेस। सो सीपीयू ऑलवेज हैज वन टू एग्जीक्यूट, मतलब प्रोसेसर को बहुत कम फ्री बैठना पड़ेगा, उसके पास कुछ ना कुछ होता जाएगा। ठीक है। अ सबसेट ऑफ टोटल जॉब्स इज ऑफ द सिस्टम इज केप्ट इन मेमोरी। अब इसका मतलब क्या है कि रैम में जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने हैं, मान लो आपके पास टोटल 50 प्रोसेसेस हैं सिस्टम में, और जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, और रैम में स्पेस है 25 प्रोसेसेस की, तो आप उनमें से कुछ प्रोसेसेस को ही यहां पर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, रैम में जितनी उसके पास प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट होगी। व्हेन इट हैज टू वेट फॉर इनपुट आउटपुट ओएस विच इज टू अनदर जॉब, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम हो? एनी डाउट? नहीं है? चलो ठीक है, अभी पता लग जाएगा। ये इसकी एग्जांपल है, जैसे मैंने अभी बताया प्रोसेसेस के साथ। अब ये देखो, जैसे मैंने बताया था कि कभी एक प्रोसेस को सीपीयू बर्स्ट की रिक्वायरमेंट है, कभी इनपुट आउटपुट बर्स्ट की, फिर सीपीयू बर्स्ट की, फिर इनपुट आउटपुट बर्स्ट, देन सीपीयू बर्स्ट एंड देन इनपुट आउटपुट बर्स्ट। अब आपको अगर ये क्लियर है, तो ये वाला न्यूमेरिकल है आपके पास। ठीक है, तो इसको आपने करना है। आप अभी अगर इस लाइन को कट भी कर दोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको एल्गोरिदम की इसमें नीड नहीं पड़ेगी। इसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से करना है, वैसे कर लो, कोई बात नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड करो इस न्यूमेरिकल को सभी अपना, जिन्होंने पेन और पेपर नहीं निकाला, प्लीज वो निकाल ले और इस प्रोग्राम को सॉल्व करने की कोशिश करें, इस न्यूमेरिकल को। आफ्टर 5 मिनट्स आई विल सॉल्व इट। किसी को क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, वो भी पूछ सकता है। सर एग्जीक्यूशन टाइम को हम टर्न अराउंड टाइम लेके चलेंगे? नहीं 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 नहीं, वो तो अब यहाँ टर्न अराउंड टाइम की डेफिनेशन कुछ और हो जाएगी, आप उसको भूल जाओ। एग्जीक्यूशन टाइम है कि एक प्रोसेस को, हाँ आप टर्न अराउंड टाइम बोल सकते हो, लेकिन प्रोसेसर के ऊपर नहीं। यहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम क्या होगा? टोटल सीपीयू बर्स्ट टाइम, कितनी सीपीयू टाइम लगेगा, टोटल सीपीयू टाइम प्लस इनपुट आउटपुट टाइम। ठीक है, टोटल सीपीयू टाइम प्लस टोटल इनपुट आउटपुट टाइम। ये कितना दिया हुआ है? जैसे फर्स्ट प्रोसेस के लिए 10, सेकंड के लिए 20, थर्ड के लिए 30।
अब इसका मतलब क्या है, assume that all input output operations can be overlapped as much as possible। इसका मतलब है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस तो पैरेलली एक से ज्यादा भी चल सकते हैं, लेकिन सीपीयू आपके पास एक ही है। क्वेश्चन में कहां कहां पर डाउट है वो मेरे से पूछ लो, इसका सॉल्यूशन मैं अभी आपको बताने वाला। या क्वेश्चन का स्नैपशॉट खींच के रखना चाहते हो वो देख लो आप अपने लिए। तो अभी मैं सॉल्यूशन पे शिफ्ट होऊंगा। सो 10 20 30 और 20 70 10। ओके, अब यहां पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन क्या था कि 20% पहले इनपुट आउटपुट बर्स्ट करेगा एक प्रोसेस, 70% सीपीयू बर्स्ट करेगा, फिर 10% क्या करेगा, इनपुट आउटपुट बर्स्ट। यही है हमारे क्वेश्चन में। क्लियर? 20 70 10 और एग्जीक्यूशन टाइम अराइव हुए तीनों, अराइवल टाइम तीनों का क्या है, 0 0 0। और एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, यहाँ पे सीपीयू बर्स्ट टाइम नहीं है, एग्जीक्यूशन टाइम है, वो क्या है, 10 20 30। यहां तक किसी को कोई डाउट हो? सो आई एम अज्यूमिंग के नो डाउट। अब मैंने क्या किया, यहां पर मैंने गैंट चार्ट बना लिया सीपीयू के लिए। सीपीयू एक है, एक से ज्यादा आप पैरेलली एक टाइम पे प्रोसेस नहीं चला सकते, जबकि इनपुट आउटपुट आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि पैरेलली चल सकते हैं। ये मैंने P1 के लिए मान लिया। चलो इकट्ठे ही बना देते हैं, इकट्ठे में पैरेललिज्म शो कर दें। सबसे पहले प्रोसेस अराइव हुआ P1, इकट्ठे ही हुए, तो P1 0, P2 0, P3 0। अब मान लो ये इसी ऑर्डर में आए P1 P2 P3, तो आपके पास सबसे पहले एट टाइम यूनिट 0 क्या कोई प्रोसेस सीपीयू के पास एग्जीक्यूट के लिए जाएगा? यस, बोलो भाई। पहले 20% ऑफ टाइम वो क्या करेगा, इनपुट आउटपुट। तो प्रोसेस P1 20%, मतलब 10 का 20% क्या हुआ, 2। क्लियर? और प्रोसेस P2 0 पे आया था, और ये पैरेलल हो सकता है 0 से 4 तक प्रोसेस P2 चल रहा है। प्रोसेस P3 0 से 6 तक वो अपनी इनपुट आउटपुट करेगा। ये समझ में आया कि नहीं? यस यस सर। यस सर। ओके, अब बात करते हैं। तो सीपीयू पे एग्जीक्यूशन के लिए सबसे पहले कौन सा प्रोसेस फ्री हुआ? P1 P1। और किस टाइम यूनिट पे, 2 टाइम यूनिट पे। तो 0 से 2 आपका सिस्टम क्या रहेगा, आइडल। सीपीयू क्या रहेगा, आइडल। और 2 से नेक्स्ट कितने, 70%, मतलब 2 से 9 तक कौन सा प्रोसेस चलेगा, क्लियर? अगर आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी बोलो, उसमें वैसे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम बोला हुआ था, तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम में भी रिमेनिंग टाइम सबसे कम P1 का ही रहना था। उस टाइम तो एक ही प्रोसेस था, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो?
2 से 9 तक P1 कैसे आया? अब एट टाइम यूनिट 9 के बाद अब क्या होगा कि P1 9 से 10 कहां तक जाएगा? इनपुट आउटपुट में। क्लियर? अब प्रोसेस P2 कब फ्री हुआ? 4 पे, लेकिन प्रोसेसर इसको कब मिलेगा? 9 पे। तो कितने टाइम के लिए चाहेगा इसका? 70%, मतलब कितना होगा? 14। ये इसका CPU बर्स्ट टाइम लिख सकता हूं ना मैं ऐसे। तो 9 से कब तक चलेगा ये? 23 तक P2। यस, इसमें डाउट हो? सर ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया। P2 का एग्जीक्यूशन टाइम देखो, 20 है टोटल। ये सर 20 का पहले 4 यूनिट्स ये कहां पे बिताएगा? इनपुट आउटपुट में। ठीक है। अब उसके जो 70% ऑफ टाइम वो कहां पर बिताएगा? CPU में। सीपीयू में, राइट। तो 20 का 70% 14, तो 9 के बाद 14 23। ठीक है सर, क्लियर है? क्लियर। किसी को डाउट हो भाई? नो सर। ओके। अब 23 यहां पर ऐसे आ गया है। अब इसको प्रोसेस P3 इनपुट आउटपुट से कब फ्री हुआ? एट टाइम यूनिट 6, क्योंकि इसका इनपुट और आउटपुट पहली बर्स्ट कितना था? 20%, 30 का 6 टाइम यूनिट्स। और इसको प्रोसेसर कितनी देर के लिए चाहिए? 21। तो 23 से 44 तक P3 आया। ये समझ में आया कि नहीं? यस। और यहां पर ये भी इनपुट आउटपुट में जो भी डिवाइसेस हैं सारी मिलाकर, तो यहां पर 23 से 25 तक कौन सा रहेगा? P2। क्लियर? क्लियर है या नहीं? Yes, sir. यस। क्लियर है सर। अब P3 25 से 44 तक आपकी इनपुट आउटपुट क्या रहेगी? आइडल। और 44 से 47 तक P3 रहेगा। तो टोटल सिस्टम कितनी देर के लिए चला आपका? 47 टाइम यूनिट्स तक। तो यहां पर जो रिमेनिंग 3 यूनिट्स हैं वो CPU क्या रहा? आइडल। समझ में आया कि नहीं? यस ये- सर। Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट हो प्लीज पूछिए। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हम उस पे चलते हैं कि परसेंटेज ऑफ टाइम दैट CPU विल रिमेन आइडल। तो टोटल CPU के पास टाइम कितना था? 0 से लेके 47। और कितनी देर आइडल रहा? 0 से 2 मतलब 2 सेकेंड्स, और 44 से 47 मतलब 2 + 3 5 डिवाइड बाय 47। तो ये आपका आंसर आ गया, मतलब 5 डिवाइड बाय 47। अगर परसेंटेज पूछा है तो हमें इसका परसेंटेज में बताना पड़ेगा। क्या पूछा है इसमें? फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम, तो हमें परसेंटेज में बताना पड़ेगा। 5 डिवाइड बाय 47 इंटू 100 कितना आया? 10.64%। 64%. जो भी है। तो समझ में आया ये आंसर हमने कैसे लिया? क्लियर? तो ये जो आपका न्यूमेरिकल था ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मल्टी प्रोग्रामिंग को। वैसे तो ये CPU शेड्यूलिंग का है, लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको ये जरूरी था
कि जब P1 इनपुट आउटपुट पे बिजी है तो उतनी देर में P2 एग्जीक्यूट हो सकता है। क्लियर? अब मान लो क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए कि 2070 5% फिर इनपुट आउटपुट एंड 5% फिर CPU। तो जब वो वापस भी आना है तो P1 ने, तो वो वहां पर भी एग्जीक्यूट हो सकता है, लेकिन वो जब भी फ्री होगा उस हिसाब से होगा, वो हम CPU शेड्यूलिंग में करेंगे। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब प्रोसेस P1, देखो प्रोसेस P1 ने CPU कब छोड़ा 9 पे, लेकिन सिस्टम से ये कब फ्री हुआ 10 पे। तो जो 1 सेकेंड था रिमेनिंग CPU के पास फ्री था, तब P2 कैन एग्जीक्यूट ऑन CPU। क्लियर? मल्टी प्रोग्रामिंग क्लियर हुई? ठीक है, Yes, sir. अब बात करते हैं मल्टी टास्किंग की। सर हाँ जी, हाँ जी। सर जो इन्होंने स्टेटमेंट में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ओवरलैपिंग की बात की है, हाँ, वो हाँ। यही है? P1 जो 9 से 10 तक चल गया नहीं, फिर भी, लेकिन नहीं, 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 P2 नहीं, एग्जीक्यूट नहीं, हो नहीं, गया। नहीं, वो उसका मतलब है कि ओवरलैपिंग का मतलब है कि अगर प्रोसेस P1 इनपुट आउटपुट पे चल रहा है तो प्रोसेस P2 भी इनपुट आउटपुट यूज कर सकता है एट द सेम टाइम। प्रोसेस P3 भी इनपुट आउटपुट यूज कर सकता है एट सेम टाइम। मतलब पैरेलली तीनों प्रोसेस इनपुट आउटपुट यूज कर सकते हैं। ये जो हमने किया है ना कि प्रोसेस P2 0 से 4 तक इनपुट आउटपुट यूज कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में एट टाइम यूनिट 2 तक तो P1 ही चल रहा था, लेकिन पैरेलली में P2 भी एग्जीक्यूट हो रहा था इनपुट आउटपुट के ऊपर। तो हमने उसको ओवरलैपिंग बोला है। ओके। क्लियर? यस। ओके, ओके, ओके। तो अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग की। अगेन उस स्लाइड पे जाएंगे। अब देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई थी हमारे पास कि मल्टी प्रोग्रामिंग में मान लो एक प्रोसेस को ज्यादा CPU बर्स्ट टाइम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अभी वो एग्जीक्यूट हो रहा है। मान लो ऐसे है आपके पास किसी स्टेज पे P1 को 40 सेकेंड्स का टाइम यूनिट है, P2 5, P3 4। ये CPU बर्स्ट की टाइम की बात कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि P1 कितना टाइम लेगा 0 से 40 तक एग्जीक्यूशन में टाइम लेगा। उतनी देर में P2 और P3 क्या करेंगे, वेट करेंगे रैम में। तो P2 कैन एग्जीक्यूट अप टू 40 टू 45 एंड P3 कैन एग्जीक्यूट 45 टू 49। क्लियर? अगर ये वाला केस है तो इससे क्या होगा, P2 और P3 के लिए क्या हो जाएगा, वेटिंग टाइम ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब ये पिक्चर क्लियर हुई कि ये मैंने अभी क्या बोला है कि अगर P1 का CPU बर्स्ट टाइम ज्यादा है, मतलब कितना है 40 सेकेंड्स, और P2 का कितना है 5 सेकेंड्स, और P3 का कितना है 4 सेकेंड्स, तो P1 का ज्यादा है। तो अब ये जो ज्यादा टाइम यूनिट है, तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है कि मान लो मैंने गूगल को क्वेरी दी और गूगल के सर्वर पर बहुत सारे प्रोसेसेस इन क्यू हैं। तो मैंने क्वेरी की जैसे जीमेल के सिस्टम में कि मैंने अपना यूजर नेम पासवर्ड फिल किया, लेकिन मेरे को रिप्लाई आया वो 2 मिनट बाद। तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि गूगल का सर्वर बेकार है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो वो क्या यूज करते हैं, वो यूज करते हैं टाइम शेयरिंग। मतलब कि सभी प्रोसेसेस को कुछ कुछ देर के लिए आप CPU एलोकेट कर दो या अपना सर्वर टाइम एलोकेट कर दो। तो उससे क्या होगा कि जो एंड यूजर है उसको लगेगा कि ये सिस्टम तो मेरे लिए ही काम कर रहा है, मतलब उसका रिस्पांस टाइम आपने कम कर लिया।
सो रिस्पॉन्स टाइम क्या है कि जैसी आपने क्वेरी दी तो कितनी देर बाद वो पहली बार उसने वो क्वेरी के अगेंस्ट में रिप्लाई किया या उस क्वेरी को उसने सॉल्व किया। तो ये वाली जो आपके पास है अभी, तो इसको हम कैसे अभी हम देखेंगे ये टाइम शेयरिंग वाले को, वो हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पे मैंने अगेन अराइवल टाइम लिख दिया 000, सीपीयू बर्स्ट टाइम लिख दिया 4054। तो इसका गैंट चार्ट कैसे बनेगा? 0 से 40, 40 से 45 एंड 45 से 49 P3। तो जो अब आपके पास P2 और P3 के पास वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है। P2 का वेटिंग टाइम कितना हो गया? 40। P3 का वेटिंग टाइम कितना हो गया? 45। तो अब एक नई टर्म ये लेकर आया, डेट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। अब रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम में क्या डिफरेंस है इसको भी हम देखेंगे, और मल्टीटास्किंग का ये क्या कॉन्सेप्ट है इसको भी देखेंगे। अब मल्टीटास्किंग को इसने बोला टाइम शेयरिंग। मल्टीटास्किंग को इसने बोला टाइम शेयरिंग। अब सपोज करो हमारा सिस्टम 4 यूनिट्स ऑफ टाइम, हमारा सीपीयू 4 यूनिट्स ऑफ टाइम शेयर करेगा हर प्रोसेस के लिए। तो इसका मीनिंग क्या है अभी ध्यान से देखना। जीरो से 4 P1, 4 से 8 P2, 8 से 12 P3 एंड देन 12 से 16 क्या आएगा आपका? P1, 16 से 17 P2 क्योंकि इसका रिमेनिंग टाइम इतना है, फिर अगेन P1। अगर और कोई प्रोसेस है तो मतलब हर की बारी बार बार आ रही है। तो इससे क्या हुआ, जो P2 का सबसे पहले उसको प्रोसेसर कितनी देर बाद मिल गया? 4 यूनिट्स ऑफ टाइम के बाद। और P3 को कितनी देर के बाद मिल गया? 8 यूनिट ऑफ टाइम के बाद। जबकि यहां पर कितनी देर के बाद मिला था सबसे पहली बार प्रोसेसर? 40 एंड 45। तो इसलिए हमने इस टाइम को रिमूव मतलब कम कर दिया। इतना समझ में आया? सर जो ऊपर है वहां पे P2 और P3 को हम बाद में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अराइवल टाइम भी तीनों का 0 ही है। यार ये तो आप कोई भी ऑर्डर ले सकते हो। लेट अस सपोज मैंने ऐसा लिख दिया, एक्चुअल में तो ठीक है, और हमने लिख दिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। और जनरली आपको अगर 000 दिया होगा तो वो बोलेंगे कि जिस ऑर्डर में आए हो उसी ऑर्डर में आपको वो करना है। ठीक है, 2 मिनट वेट करो, 1 मिनट। तो जिस ऑर्डर में आए हो उसी ऑर्डर में आपको शेड्यूल करना है। तो अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट थिंग है कि रिस्पांस टाइम क्या है, और रिस्पांस टाइम और वेटिंग टाइम में क्या डिफरेंस है। देखो ये वाला जो मैंने अभी बताया है ना, आगे जाकर आप शेड्यूलिंग में पढ़ोगे कि इसको राउंड रॉबिन एल्गोरिदम बोलते हैं, लेकिन अभी के लिए मल्टीटास्किंग का ही कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं। तो रिस्पांस टाइम और ये वेटिंग टाइम में डिफरेंस हो। रिस्पांस टाइम क्या है कि कितनी देर आपके प्रोसेस को सीपीयू पहली बार मिलने में लगा। यहां पर सीपीयू अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर प्रोसेस P1 को पहली बार सीपीयू कब मिला? जब वो अराइव हुआ।
एट टाइम यूनिट 0 तो उसको कोई रिस्पॉन्स टाइम में उसको कोई वो नहीं लगी। एट टाइम यूनिट 4 प्रोसेस P2 को मिला। अगर मैं इसको नेग्लिजिबल मान लूं तो मैंने इसको 4 लगा दिया और प्रोसेस P3 के लिए 8 लगा दिया। ये तो हो गया रिस्पॉन्स टाइम। नाउ व्हाट इज द वेटिंग टाइम? वेटिंग टाइम क्या है कि कितनी देर आपका प्रोसेस रैम में वेट करता रहेगा। ठीक है, वो रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए लेकिन रैम में वेट कर रहा है। तो यहां पर वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस P1 देखो 8 यूनिट तो यहां पर हो गए ना 8 यूनिट, और 1 यूनिट यहां पर हो गया। तो वेटिंग टाइम कितना हो गया प्रोसेस P1 के लिए? 9। प्रोसेस P2 के लिए 4 यहां पर हो गया और 8 यहां पर हो गया, मतलब 12। प्रोसेस P3 के लिए 8। ये समझ में आया? नो सर। ओके, दोबारा सुनो आप। प्रोसेस P1 को देखो। प्रोसेस P1 अराइव कब हुआ? एट टाइम यूनिट 0, उसको प्रोसेसर मिल गया एट टाइम यूनिट 0। क्लियर यहां पर। लेकिन एट टाइम यूनिट 4 वो कहां चला गया दोबारा? उसको हमने प्रोसेसर उससे छीन लिया, उसको हमने प्रीम्प्ट कर दिया और प्रोसेस P2 को दे दिया। तब वो जब यहां से प्रीम्प्ट हुआ तो कहां पर गया? दोबारा रैम में। तो कितनी देर रैम के में वो बैठा रहा? 4 से लेके 12, मतलब 8 टाइम यूनिट। फिर उसको अगेन प्रोसेसर मिला और फिर उसको फिर आफ्टर टाइम यूनिट 16 उससे प्रोसेसर छीन लिया गया। तो यहां पर कितनी देर के लिए छीना? 1 के लिए। तो 8 + 1 कितना आ गया? 9। ओके। 9 कैसे आया, समझ में आया? यस Yes, sir. अब प्रोसेस P2 को देखो। प्रोसेस P2 एट टाइम यूनिट 4 अराइव हुआ। क्लियर? जो प्रोसेस P2 था वो एट टाइम यूनिट 0 पे अराइव हुआ और उसको प्रोसेसर कब मिला? 4। तो 4 सेकेंड्स तो या 4 यूनिट ऑफ टाइम तो उसको यहां पर लग गए। ठीक है, वेटिंग टाइम फॉर P2 यहां इसको मिला। फिर 8 से लेके 16 तक, मतलब 8 टाइम यूनिट्स उसको यहां पर लगे। 4 + 8 तो कितना हुआ? 12 टाइम यूनिट्स प्रोसेस P2 को लगे। ये क्लियर हुआ? यस सर। प्रोसेस P3 को कितना लगा? 8 टाइम यूनिट्स। क्लियर? अब लेट अस सपोज प्रोसेस P3 का यहां पर टाइम होता 7, तो क्या डिफरेंस आता? तो यहां 17 से लेके 20 तक कौन सा प्रोसेस चलना था? P3 एंड देन P1 या जो भी आगे वो एग्जीक्यूट होता। तो यहां पर वेटिंग टाइम इसका कितना बन जाना था? यहां पर 9 है तो यहां पर क्या बन जाना था? यस एनीबडी? अब P1 का वेटिंग टाइम क्या होगा? यस, अब P1 का वेटिंग टाइम क्या होगा? एनीबडी? 12। यहां देखो ना, 8 टाइम यूनिट्स यहां पर हुए। ठीक है, और यहां पर कितना हुआ? 1 9 और 9 One. + 3 12। क्लियर? और किस में चेंज आना था? फॉर प्रोसेस P3। P3 में वेटिंग टाइम कितना बनना था? 8 पहले हुआ और 8 ही बाद में, तो मतलब कितना हो गया? 16।
क्लियर? नहीं 8 नहीं हुआ बाद में, यहाँ पर कितना हुआ 4 + 1 5 मतलब 13। क्लियर है ये? यस किसी को डाउट हो? क्लियर। तो ये आपका मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? ये आपका मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट है। अब इसको आप देख सकते हो, ठीक है। ये वर्चुअल मेमोरी क्या है ये आगे की बात है, हम आगे जाकर देखेंगे। तो लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में आपको डिफरेंस पता चल गया क्या है? मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग की ही एक्सटेंशन है, जिसमें हम टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। टाइम शेयरिंग हमेशा 4 ही होता है? नहीं नहीं, कोई भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करेगा, जितना आप रखते हो उतना रहेगा। क्वेश्चंस ये तो कोई एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया था, कभी कितना दे सकते हैं कभी कितना दे सकते हैं, आपको क्वेश्चन में भी डिफरेंट डिफरेंट पूछ सकते हैं, ठीक है। वो तो जैसे क्वेश्चन में दिया होगा आपको उस हिसाब से चलना होगा। क्लियर? अब बारी आती है व्हाट आर इंटरप्ट्स, और जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या होगा, और हर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट ड्रिवन सर है। आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। ओके, अब आ रही है? यस। जो आपके पास हर ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट विल बी इंटरप्ट ड्रिवन। अब इंटरप्ट ड्रिवन का मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी अपना काम करना है वो थ्रू इंटरप्ट ही होगा। पहले इंटरप्ट जनरेट होगा तो वो करेगा। लेट अस सपोज आप Alt + F4 दबाते हो, आपने क्या किया, कीबोर्ड से की प्रेस की, तो जैसी कीबोर्ड से की प्रेस की तो आपके पास क्या हुआ, इंटरप्ट जनरेट होगा। तो इंटरप्ट जनरेट हुआ तो उसके बाद उसने ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने वो कमांड्स की, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को जो भी कमांड जाएगी यूजर से वो थ्रू इंटरप्ट से जाएगी। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आज की डेट में वो इंटरप्ट के थ्रू ही काम करेगा। क्लियर? अब डुअल मोड ऑपरेशन क्या है, यूजर मोड एंड कर्नल मोड क्या है, और ये इससे हम कैसे हेल्प लेते हैं इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग स्मूथ करने में, या ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोटेक्शन है इसके थ्रू हम अचीव कैसे कर सकते हैं। ये ध्यान से देखना भाई। अब आपके पास सॉरी तो अब आपके पास कोई यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई भी यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब आपके पास दो मोड्स हैं, वन इज कॉल्ड यूजर मोड एंड अनदर वन इज कॉल्ड कर्नल। कर्नल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा पार्ट जो हमेशा काम करता रहेगा और जो प्रोवाइड करता है इंटरफेसिंग बिटवीन यूजर प्रोग्राम एंड हार्डवेयर। क्लियर है? ये कर्नल क्या है, एक ऐसा पोर्शन, ऐसा पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हर टाइम चलता रहेगा और जो बेसिक इंटरफेसिंग प्रोवाइड करता है बिटवीन यूजर प्रोग्राम एंड हार्डवेयर। जो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है बेसिकली वही एक तरीके से आप बोल सकते हो कर्नल की डेफिनेशन है।
अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अब कुछ नई टर्म्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रही है। फर्स्ट वन इज सिस्टम कॉल। तो व्हाट इज सिस्टम कॉल? अगर आपको कर्नल की कोई भी सर्विस चाहिए, वो थ्रू ओनली सिस्टम कॉल ही पॉसिबल है। अगर आपको कर्नल की कोई भी सर्विस चाहिए तो वो थ्रू सिस्टम कॉल ही पॉसिबल है। तो अब यहाँ पर क्या प्रोसीजर है कि जैसे यूजर का कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, मान लो आप MS वर्ड में टाइप कर रहे हो, आपने टाइप किया, सेव कर चुके हो, अब आपने Ctrl+P दबा दिया, मतलब प्रिंट की कमांड दी। तो आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करोगे कि मेरे को प्रिंट चाहिए, तो प्रिंटर में एक्टिवेट कर दो। तो जो भी इस यहाँ से क्या होगा, कॉल्स सिस्टम कॉल, और एक ट्रैप जाएगा। ट्रैप क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को आप ट्रैप बोलते हो, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को आप ट्रैप बोलते हो। तो एक हार्डवेयर इंटरप्ट होता है जो डिवाइस के थ्रू होगा, जो अब यहाँ पर ट्रैप किसने जनरेट किया, इंटरप्ट किसने जनरेट किया, यूजर प्रोसेस ने। यूजर प्रोसेस क्या है? सॉफ्टवेयर। तो जैसी इसने सिस्टम कॉल की, तो सिस्टम कॉल के थ्रू इसने ट्रैप जनरेट किया। ट्रैप क्या है? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। अब जब प्रोसेस यूजर मोड में चलेगा तब मोड बिट की वैल्यू होगी 1। जब कर्नल मोड में चलेगा तो मोड बिट की वैल्यू होगी 0। तो जैसे ही इसने ट्रैप जनरेट किया तो इसने मोड बिट की वैल्यू क्या कर दी? 0, मतलब कर्नल मोड में आ गया। तो जो सिस्टम कॉल इसने कॉल की थी, तो वही सिस्टम कॉल इसने एग्जीक्यूट की, और ये दोबारा रिटर्न हो गया आपके यूजर प्रोसेस के पास। तो इसका कोई मुझे ये बताएगा इसका एडवांटेज क्या है? सिस्टम कॉल हमने की तो सीधा यूजर प्रोग्राम ही कर्नल से इंटरेक्ट कर लेता, थ्रू सिस्टम कॉल करने की क्या जरूरत है? ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो आपके पास दो मोड्स हैं। वन इज कॉल्ड यूजर मोड, जिसमें मोड बिट की वैल्यू 1 रहेगी। सेकंड वन इज कॉल्ड कर्नल मोड, जिसमें मोड बिट की वैल्यू 0 रहेगी। अब जब कोई यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है और उसको हार्डवेयर की या ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई सर्विसेज चाहिए, तो वो थ्रू सिस्टम कॉल करेगा। ठीक है। तो अब ये यूजर को जब ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई सर्विस चाहिए तो वो सिस्टम कॉल के थ्रू ही क्यों करे? वो सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट क्यों नहीं कर सकता? सर एनी? अगर डायरेक्ट उसको सिस्टम मतलब सिस्टम कॉल को बाईपास करना पड़े तो हर प्रोग्राम के लिए हमें अलग से बनाना पड़ेगा किस तरीके से वो कम्युनिकेट करेगा कर्नल से। हाँ, वेरी गुड। एक तो ये बन गया। सेकंड क्या बनेगा? सेकंड जो आपने बोला बिल्कुल सही है कि अगर कोई यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है तो सिस्टम कॉल बनाया है, तो इसीलिए बनाया है ताकि वो हर यूजर प्रोग्राम के लिए हमें प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज कैसे ले। ठीक है। तो वो सिर्फ सिस्टम कॉल को कर लेता है। लेकिन यहाँ तो देखो आपके पास प्रोग्राम ही है ना, तो आपने वो तो वहीं के थ्रू भी कर सकते हो। अगर थोड़ी सी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी इससे। सेकंड वे क्या है, जो मेन एडवांटेज क्या है, एक तो हो गया जैसे इन्होंने अभी बताया कि आपकी प्रोग्रामिंग की कॉम्प्लेक्सिटी काफी बढ़ जाएगी। सेकंड है कि अगर हर एक यूजर प्रोसेस को डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सेस दे दिया जाए तो मे बी वो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को वो यूजर प्रोसेस हार्म पहुंचा सके। ठीक है। अब आप सीधी ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग आपने उसके लिए ओपन कर दी किसी भी यूजर प्रोसेस के लिए, मान लो वो वायरस हो, वो सीधा अटैक करेगा उसके ऊपर। क्लियर? तो बेसिकली डुअल मोड सिस्टम से आप प्रोटेक्शन मैकेनिज्म भी अनेबल कर रहे हैं। क्लियर? किसी को डाउट हो भाई?
चलो No, ठीक है, sir. चलो ठीक है, फिर अगर देखो डाउट है तो मेरे से पूछ लिया करो। गैल्विन की वर्डिंग बहुत टफ है, अगर जो पीटर गैल्विन है उसकी वर्डिंग बहुत ज्यादा टफ है, तो इट्स बेटर कि अगर डाउट है तो मेरे से यहीं पर क्लियर कर दिया। तो ये एक बार बताना फिर से, कर्नल कैसे एग्जीक्यूट करे सिस्टम। देखो आपके पास एक चीज ध्यान में रखो कि जब भी कर्नल की कोई भी सर्विस किसी यूजर प्रोग्राम को चाहिए वो सिस्टम कॉल के थ्रू ही होगी। तो सिस्टम कॉल है क्या, बेसिकली जैसे सी में आप फंक्शन करते हो, फंक्शन का कॉन्सेप्ट पता है ना, तो वैसे ही सिस्टम कॉल क्या है, एक फंक्शन की तरह किसी ने प्रोग्रामर ने ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा होता है, तो जिसको जो उसकी कोई भी यूजर प्रोग्राम है वो यूज करता है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट क्यों नहीं यूज करने देते, कि अगर डायरेक्ट करेगा तो क्या होगा, मे बी प्रोटेक्शन आपकी कॉम्प्रोमाइज हो। क्लियर? ओके सर। ठीक है, चलो मैं इसको, अब टाइम हो गया है, मैं ओवर करता हूँ।